स्नाजी सर्जन की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्तन की जो सर्जिकल एनाटॉमी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हमारे रोज के काम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं स्तन की सामान्य स्थिति और उसके फैलाव से। वयस्क महिलाओं में देखें तो ये पेक्टोरल क्षेत्र पर होता है जी। आमतौर पर दूसरी पसली से शुरू होकर नीचे छठी पसली तक, या जिसे इंफ्रामेमरी क्रीज कहते हैं, वहां तक फैला होता है। हाँ, और अगर इसकी बाउंड्रीज देखें तो बीच में स्टर्नम के लैटरल किनारे तक और साइड में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक, कभी कभार मिड एक्सिलरी लाइन तक भी पहुंच सकता है। सही कहा। और पुरुषों में तो ये बस एक अविकसित ऊतक जैसा होता है, मुश्किल से 2 सेंटीमीटर व्यास का होगा, एरोला के ठीक नीचे। अच्छा, और वो एक्सिलरी टेल का क्या, उसका जिक्र भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल। एक्सिलरी टेल, जिसे स्पेंस की पूंछ भी कहते हैं, ये दरअसल स्तन ऊतक का वो हिस्सा है जो एक्सिला की तरफ, मतलब बगल की तरफ जाता है। जी। कुछ महिलाओं में, खासकर जैसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज में या स्तनपान के दौरान, ये काफी साफ महसूस हो सकता है। हाँ, और कई बार कंफ्यूजन भी होता है, लोग उसे बड़ा हुआ लिम्फ नोड या लिपोमा समझ लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए जांच करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सही है। अब स्तन के जो मुख्य फंक्शनल हिस्से हैं, यानी पेरेन्काइमा, उस पर आते हैं। हाँ, तो पेरेन्काइमा मूल रूप से डक्टोलोब्यूलर सिस्टम और उसके आसपास के सपोर्टिंग स्ट्रोमा से बनता है। इसमें जो सबसे खास यूनिट है वो है टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, या TDLU। TDLU, हाँ, ये सबसे एक्टिव हिस्सा है। जी, यही वो हिस्सा है जो हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, इन सब के प्रति संवेदनशील होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर स्तन रोग, चाहे वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट, यहीं से शुरू होते हैं। हाँ, ज्यादातर इसी TDLU से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा, और इसी सिस्टम में फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं? हाँ, लैक्टिफेरस डक्ट्स, करीब 5 से 9 मुख्य नलिकाएं होती हैं जो अलग-अलग लोब से दूध निप्पल तक लाती हैं। और हर डक्ट में कई लोब्यूल्स खुलते हैं। जी। हर मुख्य लैक्टिफेरस डक्ट में लगभग 10 से 100 लोब्यूल्स अपनी छोटी डक्ट्यूल्स के जरिए आकर खुलते हैं, और इनकी दीवारों में मायो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हाँ, जो संकुचन करके दूध को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ये जानना भी जरूरी है कि ये डक्टोलोब्यूलर ऊतक कहाँ ज्यादा होता है। बिल्कुल, करीब 50% ऊतक जो है वो ऊपरी बाहरी क्वाड्रेंट में होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट। हाँ, और लगभग 20% केंद्रीय क्षेत्र में, मतलब एरोला के पीछे वाले हिस्से में। तो इसीलिए स्तन परीक्षण के दौरान इन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अपर आउटर क्वाड्रेंट, रेट्रो एरियोलर एरिया और निपल एरोला कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं सहायक ऊतक की, यानी सपोर्टिंग टिश्यू की। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है फाइब्रस टिश्यू, जैसे कूपर के सस्पेंसरी लिगामेंट्स, साथ में एडिपोस टिश्यू यानी फैट, रक्तवाहिकाएं, नसें और लिम्फेटिक्स। ये कूपर के लिगामेंट्स का क्या काम है? ये कूपर के लिगामेंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये ऊपर त्वचा के डर्मिस से जुड़े होते हैं और नीचे गहराई में पेक्टोरल फेशिया से। ये स्तन को एक तरह से सहारा देते हैं, उसकी शेप बनाए रखते हैं। और सर्जरी के नजरिए से? सर्जरी के लिहाज से इनका महत्व तब पता चलता है जब कोई ट्यूमर इन लिगामेंट्स को इन्वॉल्व करता है। ट्यूमर के कारण जब ये लिगामेंट्स खिंचते हैं या सिकुड़ते हैं तो स्किन डिम्पलिंग होती है। हाँ, त्वचा में गड्ढे या डिम्पलिंग दिखती है, जो मैलिग्नेंसी का एक क्लासिक साइन हो सकता है। अच्छा, अब निपल एरोला कॉम्प्लेक्स की एनाटॉमी भी थोड़ी अलग है। जी, निपल में 2 तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक सर्कुलर सैपे की मांसपेशी जो निपल इरेक्शन कराती है, और दूसरी लॉन्जिट्यूडनल? हाँ, लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स, मायर-होल्फ की मांसपेशी जो निपल रिट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। और एरोला में वो मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स होते हैं। हाँ, एरोला में स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। गर्भावस्था के दौरान ये सेबेशियस ग्लैंड्स बड़ी होकर मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स बन जाती हैं। इनका काम है स्तनपान के दौरान निपल को लुब्रिकेट करना। अब सबसे जरूरी हिस्सा, लिम्फेटिक ड्रेनेज। कैंसर के फैलाव को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, स्टेजिंग के लिए तो ये सर्वोपरि है। लगभग 85% लिम्फ जो है वो एक्सिला की तरफ, यानी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाता है। 85%, काफी ज्यादा। और इन एक्सिलरी नोड्स के भी अलग अलग ग्रुप्स हैं ना? हाँ, कई समूह हैं, जैसे लैटरल ग्रुप जो एक्सिलरी वेन के साथ होता है, एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप जो लैटरल थोरैसिक वेसल्स के साथ होता है,
और ज्यादातर सेंटिनल लिम्फ नोड्स यहीं मिलते हैं। यही मिलते हैं सेंटिनल नोड्स। जी। फिर पोस्टीरियर या सबस्कैपुलर ग्रुप सबस्कैपुलर वेसल्स के साथ, सेंट्रल ग्रुप जो एक्सिलरी फैट के बीच में होता है, और इंटरपेक्टोरल यानी रोटर के नोड्स। रोटर के नोड्स जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर के बीच में होते हैं। हाँ, और इन सब के ऊपर एक्सिला के शिखर पर होते हैं एपिकल नोड्स। ये बाकी सभी एक्सिलरी ग्रुप से लिम्फ लेते हैं और फिर सुप्राक्लेविकुलर नोड से जुड़कर सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक में ड्रेन होते हैं। ये तो हुआ मुख्य रास्ता। जी। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा मुख्य रास्ता है इंटरनल मेमोरी नोड्स का। ये खासकर स्तन के जो मध्य वाले हिस्से हैं उनको ड्रेन करते हैं। ये स्टर्नम के पीछे इंटरकॉस्टल स्पेस में स्थित होते हैं। ठीक है। और सर्जरी के लिए जो हम एक्सिलरी नोड्स को लेवल्स में बांटते हैं। हाँ, वो सर्जिकल क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक्सिलरी नोड्स को पेक्टोरालिस माइनर मांसपेशी के रिलेशन में 3 लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 1 कौन से होते हैं? लेवल 1 नोड्स वो हैं जो पेक्टोरालिस माइनर के लैटरल या उसके नीचे होते हैं। ठीक है। और लेवल 2? लेवल 2 नोड्स पेक्टोरालिस माइनर के पीछे या सीधे उसके ऊपर होते हैं। इसमें रोटर के नोड्स भी शामिल हैं। और आखिर में लेवल 3? लेवल 3 नोड्स पेक्टोरालिस माइनर के मीडियल या उसके ऊपर होते हैं, मतलब क्लैविकल की तरह। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते समय इन लेवल्स की पहचान और उनके डिसेक्शन की सीमा तय करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, ये सर्जरी की सीमा क्या होगी और रोग की स्टेजिंग क्या है, दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी स्तन के सर्जिकल एनाटॉमी से जुड़ी कुछ अहम बातें। इस जटिल संरचना को समझना हम सब के लिए कितना जरूरी है, ये हम जानते हैं। हाँ, रोजमर्रा की प्रैक्टिस में ये जानकारी बहुत काम आती है। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।